हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के सबस्टेशन के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। जहां तक पिछले लेक्चर में आपने देखा कि एक जो सबस्टेशन होता है वो विभिन्न जनरेटिंग स्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनके मध्य स्थापित किया जाता है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपलब्ध सबस्टेशंस का प्रयोग करते हैं और उनकी सहायता से हम पावर सप्लाई सिस्टम को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलती है हमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न सबस्टेशंस को कितने भागों में विभक्त किया गया है। उसमें है जनरली अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन सबस्टेशन, अर्थात वे सबस्टेशन जो ट्रांसमिशन लाइन के मध्य स्थापित किए जाते हैं या पावर सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वे ट्रांसमिशन सबस्टेशन कहलाते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन वे सबस्टेशन होते हैं जो कि पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज होते हैं। कन्वर्टर सबस्टेशन के बारे में आपने देखा कि ये सबस्टेशन जो है सप्लाई के कन्वर्जन में, अर्थात एसी टू डीसी या डीसी टू एसी कन्वर्जन में यूज होते हैं। इनका विशेषतः प्रयोग किया जाता है जब हम एचवीडीसी ट्रांसमिशन करते हैं, ऐसी जगह पे कन्वर्टर सबस्टेशन यूज होता है। स्विचिंग सबस्टेशन का काम है सप्लाई को कंट्रोल करना। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सबस्टेशंस की, तो क्लासिफिकेशन बाय इंसुलेशन, अर्थात विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन लेवल के आधार पर सबस्टेशन का क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, सबस्टेशन इंडोर है कि आउटडोर है, इन सारी चीज़ों पे पिछले लेक्चर्स में चर्चा हो चुकी है। अब आज हम इन सबस्टेशन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो ट्रांसफार्मर होता है, अगर हम वोल्टेज लेवल में परिवर्तन की बात करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है और इस दौरान वह वोल्टेज लेवल को परिवर्तित करता है। अर्थात ट्रांसफार्मर की सहायता से हम सप्लाई सिस्टम के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। बिना ट्रांसफार्मर के हम वोल्टेज लेवल को आसानी से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। अतः जो सबस्टेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है, खास करके ट्रांसमिशन सबस्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की बात करें तो ट्रांसफार्मर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। उपलब्धता के आधार पर हमारे पास स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑटो ट्रांसफार्मर इत्यादि तरह के ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रयोग में लाते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जैसे कि 400 केवी स्टेशन जो होते हैं, 200 केवी या 110 केवी इत्यादि, ये सब ट्रांसमिशन लेवल में आते हैं। इनमें जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं ये सब ट्रांसमिशन पर्पज़ में यूज होते हैं। इसके नीचे अगर आप जाएंगे 33 से नीचे 11 केवी, उसके नीचे आ जाइए आपको 415 वोल्ट या 230 वोल्ट इत्यादि में सब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में जहाँ तक आपको जानकारी है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के मुख्यतया होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यदि हम वोल्टेज लेवल को बढ़ाते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। यदि हमें वोल्टेज लेवल को घटाने की आवश्यकता होती है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। फेज़ के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है सिंगल फेज, 3 फेज होते हैं। ऑपरेशन के आधार पर देखा जाए तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है जो एक ही ट्रांसफार्मर के थ्रू हम वोल्टेज लेवल को बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज लेवल को घटा सकते हैं। दूसरा जो सबस्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो बस बार कहलाता है। बस बार एक कॉपर का या एल्युमिनियम की स्ट्रिप से या सॉलिड कंडक्टर से बना होता है। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एक पावर सप्लाई सिस्टम से जिसकी फ्रीक्वेंसी कॉमन है उससे हम बहुत सारे ट्रांसफार्मर को जोड़ सकते हैं, बहुत सारे फीडर्स को हम यहाँ से भेज सकते हैं आगे, बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन जो है हम अलग अलग एक ही बस बार से कनेक्ट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कॉमन फ्रीक्वेंसी होने की वजह से सारे कंपोनेंट एक साथ ऑपरेशन में आ सकते हैं। और बस बार से कनेक्ट होने के कारण विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसफार्मर्स हैं अगर बस बार से जुड़े हुए हैं पैरेलली, रिपेयरिंग मेंटेनेंस उनका आसान हो जाता है, क्योंकि जो पोर्शन इसमें फॉल्टी कंडीशन में आता है उसको हम बस बार से अलग कर देते हैं। बाकी सारे लाइन या बाकी सारे ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से चलते रहते हैं और हमारी पावर सप्लाई सिस्टम की रिलायबिलिटी बनी रहती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है सर्किट ब्रेकर, क्योंकि जब हम हाई पावर की बात करें तो वहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत अधिक होती है और हम सामान्य स्विच के सहायता से पावर सप्लाई को इंटरप्ट अर्थात ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमें लोड कंडीशन में सप्लाई को रोकना है, पावर सप्लाई
की निरंतरता को रोकना है तो इसके लिए हमें सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता होती है। सर्किट ब्रेकर में स्विचिंग टाइम में जो आर्क उत्पन्न होता है, जब हाई करंट फ्लो हो रही होती है सर्किट में, तो उसको बुझाने की, उसको क्विंच करने की व्यवस्था होती है। विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स की सहायता से हम पावर सप्लाई सिस्टम को लोडिंग कंडीशन में या अनलोड दोनों कंडीशन में हम ऑपरेट कर सकते हैं। अर्थात सर्किट ब्रेकर एक ऐसी स्विचिंग डिवाइस है जो सप्लाई को लोडिंग कंडीशन में भी जो है इंटरप्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें इंटरप्शन या सप्लाई बंद होने के दौरान उत्पन्न होने वाले आर्क को बुझाने की व्यवस्था होती है। अब अगर हम इसके आगे दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो आइसोलेटर मेनली एक स्विच होता है जो कि सदैव नो लोड कंडीशन में ओपन किया जाता है, और ये सप्लाई सिस्टम में मैनुअल स्विच की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों ऑपरेट होता है। तो अगर हमें किसी सर्किट को ओपन करना है तो हम सर्किट ब्रेकर से ऑफ करते हैं और प्लस आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं, जिससे यदि भूलवश या मानवीय भूल के कारण किसी प्रकार से या ऑटोमेटिकली ही अगर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है तो सप्लाई लाइन जो है या कोई इक्विपमेंट है जिसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन कोई भी काम चल रहा है जिस सिस्टम पे, तो उसमें जो है सप्लाई पहुंच नहीं पाती है, करंट नहीं पहुंचता और किसी प्रकार का जो है नुकसान नहीं होता है। तो आइसोलेटर्स को ओपन करके हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हम सप्लाई लाइन पे आसानी से काम कर सकते हैं निर्बाध रूप से। जो है इसमें किसी प्रकार के ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट होने के बाद भी जो है सप्लाई आने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। करंट ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये करंट ट्रांसफार्मर एक मेजरिंग डिवाइस है। करंट ट्रांसफार्मर जो है हाई करंट को मेजर करता है, चूँकि सामान्य अमीटर से हम 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते हैं, और जो हमारी पावर सप्लाई की ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इनमें जो करंट की वैल्यू होती है बहुत अधिक होती है। तो इसको हम मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर लाइन के सीरीज में कनेक्ट होता है और ये अमूमन एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने के कारण इसके सेकेंडरी पार्ट में करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और हम CT रेशियो के सहायता से, CT रेशियो अर्थात प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी करंट, इसकी सहायता से जो हमारी सेकेंडरी करंट की वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको हम CT रेशियो से मल्टीप्लाई करके प्राइमरी साइड में या मेन लाइन में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर की ही सहायता से हम पूरे सप्लाई सिस्टम में या विभिन्न उसके फीडर्स या ट्रांसमिशन लाइन में हम उनके अलग अलग फेजों में जो है बहने वाली धाराओं को कैलकुलेट कर लेते हैं। आसानी से उसको हम सिंपल फॉर्म में देख सकते हैं। इसके बाद आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पोटेंशियल, ये वोल्टेज मेजरमेंट में काम आता है। क्योंकि हाई वोल्टेज को हम डायरेक्टली वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर अर्थात जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर यूज होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन होने के वजह से ये प्राइमरी साइड के हाई वोल्टेज को सेकेंडरी साइड के लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात इसके सेकेंडरी पोर्शन में लो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, और हम इसके PT रेशियो अर्थात प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज की सहायता से हम प्राइमरी साइड में जो उपलब्ध वोल्टेज है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज मेजर करता है, और उस लो वोल्टेज की रीडिंग को हम उसके PT रेशियो से मल्टीप्लाई करके आसानी से प्राइमरी साइड में फ्लो होने वाले या प्राइमरी साइड में अप्लाइड वोल्टेज को ज्ञात कर सकते हैं। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सदैव जो है सप्लाई सिस्टम के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है लाइटनिंग अरेस्टर। जैसा कि आपको मालूम है कि विभिन्न प्रकार की लाइटनिंग हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे गिरती रहती हैं, आकाशीय बिजली इसको लाइटनिंग कहते हैं। इससे प्रोटेक्शन के लिए, और इस दौरान जब लाइटनिंग हमारी ट्रांसमिशन लाइन टावर पे या लाइन पे या किसी सबस्टेशन के कंपोनेंट्स पे गिरती है तो एक वोल्टेज सर्ज उत्पन्न करती है, एक हाई वोल्टेज वेव उत्पन्न करती है जो कि हमारे सप्लाई सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे बचाव के लिए हम सबस्टेशन में विभिन्न प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, जो कि उस लाइटनिंग सर्ज को आसानी से ग्राउंड में कोलैप्स कर देती है, ग्राउंड तक पहुंचा देती है आसानी से, और इससे हमारे सबस्टेशन कंपोनेंट्स की जो है सुरक्षा हो पाती है। इंसुलेटर सबस्टेशन में या ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में
टावर से कंडक्टर को अलग करना, टावर, पोल या जितने अर्थ से जुड़े हुए हमारे कंपोनेंट्स हैं, मेटलिक कंपोनेंट्स हैं, उनको चालक से अलग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर्स का प्रयोग करते हैं। अगर ये हम टावर में यूज करें तो टावर में हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। पोल में बात करें तो पोल में हमारे पास डिस्क इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सैकल इंसुलेटर इत्यादि होते हैं। पोल को स्टे रखने के लिए हमें स्टे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम सबस्टेशन में बात करें तो ट्रांसफार्मर की बुशिंग, अर्थात जहाँ पे प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज सप्लाई इंटर करती है ट्रांसफार्मर में, वहाँ पे बुशिंग इंसुलेटर यूज होता है। सबस्टेशन के भीतर जो वायर हम एक से दूसरे कंपोनेंट को जोड़ने में, अर्थात ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर इत्यादि कंपोनेंट्स को जोड़ने में, इत्यादि इक्विपमेंट्स को जोड़ने में जो हम इंसुलेटर की सहायता लेते हैं, जो हमें अर्थ से एक निर्धारित पोटेंशियल पे जो है उपलब्ध कराता है, अर्थ से हमें आइसोलेट करता है, वहाँ उसको हम पोस्ट इंसुलेटर कहते हैं। ये सारे इंसुलेटर्स का प्रयोग हम जो है सबस्टेशन में या ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग करते हैं। अब बात आती है अर्थिंग स्विच की। अर्थिंग स्विच जनरली ऑफ कंडीशन में होता है। अब यदि हमें किसी ट्रांसमिशन लाइन की पर्टिकुलर या किसी फीडर को हमें रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम उस फीडर में करना है, तो उस फीडर को इंटरप्ट करके हम एक अर्थिंग स्विच की सहायता से उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि यदि हम काम करते समय लाइन पे यदि आकाशीय बिजली या किसी तरह का कोई वोल्टेज सर्ज यदि आता है तो वो अर्थिंग स्विच के माध्यम से ग्राउंड हो जाएगा। अदरवाइज या कोई अन्य गलती से कोई सप्लाई ऑपरेट हो जाती है या कहीं से भी जो है किसी भी प्रकार की सर्ज अगर आती है तो अर्थिंग स्विच के अर्थ से जुड़े होने के कारण जो है ये ग्राउंड में चली जाएगी और इससे हमारी सेफ्टी हो जाएगी। अब अर्थिंग सिस्टम, जब भी हम सबस्टेशन का निर्माण करते हैं तो एक अच्छी अर्थिंग सिस्टम का जो है प्रयोग करते हैं। पूरे सबस्टेशन के विभिन्न कंपोनेंट्स, जितने भी मेटलिक पार्ट हैं, जो भी सबस्टेशन में कंपोनेंट्स यूज होते हैं, चाहे वो सर्किट ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, सभी कंपोनेंट्स के जितने मेटलिक पार्ट हैं जिनमें कि सामान्य कंडीशन में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही होती है, उन सबको हम एक उचित अर्थिंग सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि यदि किसी भी फॉल्टी कंडीशन में अथवा किसी अन्य कारण से यदि उसके बॉडी में, मेटलिक पार्ट में धारा लीकेज करंट अगर आती है तो वो लीकेज करंट अर्थ में आसानी से प्रवाहित हो जाए। और किसी भी मैन को या किसी भी ह्यूमन को अगर वहाँ पहुँचता है और गलती से भी जो है किसी मेटलिक पार्ट को टच करता है तो अच्छी अर्थिंग होने के कारण जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो अर्थिंग सिस्टम पूरे सप्लाई सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये चाहे टावर की अर्थिंग की हम बात करें, ट्रांसफार्मर की अर्थिंग की बात करें, सर्किट ब्रेकर की अर्थिंग की बात करें या अन्य जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनमें कि मेटलिक पार्ट हैं और सामान्य स्थिति में उस मेटलिक पार्ट से धारा न बह रही हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि सेफ्टी के पर्पज़ से, कंट्रोलिंग के पर्पज़ से, पावर ट्रांसफ़र की बात अगर हम करें तो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन इक्विपमेंट्स हैं सबस्टेशन में, इन्हीं सब इक्विपमेंट्स की ही सहायता से सबस्टेशन के ऑपरेशन को हम आसानी से जो है जारी रख पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। अन्यथा जो है अगर इतने इक्विपमेंट्स का हम प्रयोग ना करें, जैसे अर्थिंग स्विच, अर्थ स्विच, इंसुलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, बस बार, ट्रांसफार्मर, तो हम पूरे सप्लाई सिस्टम को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर सबस्टेशन के विभिन्न इक्विपमेंट्स को समझने में मदद किया होगा। धन्यवाद।